आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन में थर्ड लेसन कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो आपने कल इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्पेसिफिक वैल्यूज के बारे में देखा कि स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होती हैं और उनका कितना बेहतर इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाया जा सकता है, तो उन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यूज को हमने कुछ एप्लीकेशंस कल देखे थे और आज हम बाकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन इवन हेक्सागन में कैसे हो सकता है, सम षटभुज में। इसका एप्लीकेशन आपका जो 3D फिगर्स होते हैं मेंसुरेशन में, जैसे हम प्रिज्म स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो आज इससे ना चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि क्यों स्टैंडर्ड वैल्यूज को जानने से आपका जीवन अत्यंत सरल हो जाएगा, जो कि इस समय बहुत जटिल बना हुआ है मैथ्स की वजह से। वो डर आपके अंदर से मैं धीरे धीरे करके निकाल दूंगा। जिन लोगों ने मेंसुरेशन के पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, आई आइकन पर क्लिक करके वो दोनों वीडियोस भी देख लें, उसके बाद ही इस डिस्कशन को देखें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता हो तो देरी ना लगे, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस ऑसम क्लास की, और बहुत ध्यान से चीज़ें करिएगा। आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्वेश्चंस में आसानी से बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने अभी है, इससे जो कल आपने सीखा उसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ये 2016 मेंस में सवाल आया, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आए हैं। और इनमें क्या होता है ना कि आप वो √3/4 वाला फॉर्मूला लगाते हो, वो अननेसेसरी समय की बर्बादी है और फालतू में पेन उठा के लिखना पड़ता है। जो आपको कल मैंने स्टैंडर्ड इक्विलेटरल पढ़ाया है, अगर आप उसका इस्तेमाल करने लगो ना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दम होता है, आप डायरेक्टली मार्क करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत जो थोड़े सेकंड्स आप हर सवाल में बचाते हो ना, उन्हीं से आपका स्कोर बढ़िया होता है। आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, थोड़े से जो डिफिकल्ट आइडिया बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए, उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में पढ़ देता हूं कि अल्टीट्यूड जो है एक समबाहु त्रिभुज का, वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखिए, ये 2 सेकंड का सवाल है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में। ये अल्टीट्यूड होता है। अब हमने जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल पढ़ा है उसमें अल्टीट्यूड होता है √3 जब हम साइड को मानते हैं 2। यहां पर अल्टीट्यूड आपको दिया है 18। आपको पता है यहां से इन दोनों को कंपेयर करके आप निकाल सकते हो स्केल फैक्टर। √3 से अगर 18 आपको बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6√3 से। तभी आपका ये √3 जो अल्टीट्यूड हम जानते हैं स्टैंडर्ड ट्रायंगल में, वो √3 होता है। यहाँ 18 दिया है तो कंपैरिजन करेंगे तो मिलेगा स्केल फैक्टर, यानी 6√3 से मल्टीप्लाई किया गया है एक लेंथ कंपोनेंट को, एक लंबाई के कंपोनेंट को। स्केल फैक्टर अगर मालूम चल गया तो एरिया लिखने में कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। देखो, हमें पता है कि एरिया √3 होता है जब साइड होता है 2, लेकिन यहाँ स्केल फैक्टर कितना है? 6√3। एरिया कितना गुना हो जाएगा? इसका स्क्वायर टाइम्स, देखो इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 36 × 3। 36 × 3 कितना होता है आपका? 108। तो वैल्यू कितनी आ गई? 108√3। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बेहतर होगी तो आप ये चीज मेंटली करोगे। क्वेश्चन पढ़ा और मार्क कर दिया, ठीक है। और देखिए, अभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम देखेंगे और आपको तब समझ में आएगा कि वाकई में इस पे मास्टरी बहुत जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड वैल्यूज को ध्यान रखें, क्वेश्चन को फटाफट करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो 2017 के मीन्स में आया इस साल, देखने को तो लग रहा है कि हेक्सागन का सवाल है, सम षटभुज का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, एक सम षटभुज है जिसका साइड दिया है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ECD, उसका एरिया क्या होगा। सेकंड्स का सवाल है, विजुलाइज करके मार्क किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। देखिए, जब भी हेक्सागन की बात होती है, अभी मैंने आपको हेक्सागन अलग से नहीं पढ़ाया है, वो भी पढ़ाया जाएगा, पर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है चीजें तो बहुत आसान है। देखिए, एक हेक्सागन जो होता है, सम षटभुज जो होता है, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ चुका है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मालूम है, तो फिर क्या ही मुश्किल है। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुजों को मिला के इस अरेंजमेंट में आपका सम षटभुज बनता है। अब देखिए, इन्होंने साइड दी है 12। हम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी देखते हैं ना, हम 12 वाली साइड नहीं देखते, हम तो 2 वाली देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो स्टैंडर्ड साइड है वो 2 लेके चलेंगे, बाद में करेक्शन करेंगे। अब देखो, अगर आपने यहाँ साइड ली 2 जो स्टैंडर्ड हम जानते हैं, और यहाँ साइड दी है 12,
आपको पता है जो आपका स्केल फैक्टर है वो कितना है, 6 के बराबर है। तो स्केल फैक्टर का अगर हमें ज्ञान है तो हम एरिया में 36 टाइम्स करना है मुझे, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी कि अगर हमारा यहाँ साइड 12 दिया हुआ है तो वो 6 टाइम्स यानी 36 से हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन पहले देखते हैं कि ये पूछ क्या रहे हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आपको बताना है क्या है, ए बी सी डी ई और एफ ये दिया हुआ है, और ये जिसका एरिया जानना चाहते हैं वो ट्राइंगल आपका है ई सी डी। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल है ई सी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल है जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इसका एरिया ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब बस हमें ये देखना है कि ये जो ओवरऑल जो हेक्सागन है, जो ओवरऑल हेक्सागन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एरिया क्या होगा। अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, इस डायग्राम को, अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोलता हूँ तो देखो इन दोनों को अगर कंप्लीटली आप देखो तो ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना हुआ है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना हुआ है। और ये आपने लाइन खींच दी तो ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर जो दिए हुए थे उनसे मिला के बना हुआ था। हमें पता है कि इसका एरिया हमें निकालना है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर दोनों को हम मिला लें तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अब आपने किया क्या है, ऐसे करके आपको पता है कि इसका जो टोटल एरिया है वो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर है। अगर आपने इस तरह से डिवाइड किया तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। पर यहाँ पर जो डिवीजन किया गया है वो ऐसे किया गया है, देखिए इस केस में भी क्या होगा कि ये 2 बराबर एरिया में डिवाइड होगा। मतलब अगर आपके पास ये एक रोम्बस का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है, तो ये जो आपका ये डायगोनल है ये इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो ये भी जो एरिया होगा, आप चाहे इसको ऐसे डिवाइड करें, मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, ठीक है, और या फिर मैं ऐसे डिवाइड करूं, दोनों के जो एरियाज होंगे, अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है, एरियाज, क्योंकि दोनों डायग्राम्स को 2 पार्ट में ही इक्वल डिवाइड किया है। यानी जो ईसीडी का एरिया होगा वो क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। इस ईसीडी का एरिया जो हमसे ये पूछ रहे हैं, तो अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जिसका साइड 12 है, आप बताओ क्या होगा, 6 गुना होता है, तो 6 गुना स्केल फैक्टर है तो वो हो जाएगा आपका 36 टाइम्स √3। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली तेजी से आंसर लाएगा कैसे, आएगा कैसे, अल्टीमेटली तो आपको वो एरिया निकालना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसी के बराबर होगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अल्टीमेटली उस एरिया को तेजी से लिखना आना चाहिए, और वो कौन हेल्प कर रहा है, हमारा स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि हमें पता है कि अगर साइड 2 लेके चलते तो इसका एरिया, देखो इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या होता है आपको पता है, 2√3 होता है इसका कंबाइंड एरिया। इस तरह से डिवीजन किया अगर तो भी ये 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा, तो इसका एरिया क्या हो गया, √3। लेकिन √3 एरिया तब है जब साइड 2 है, लेकिन यहाँ साइड 12 है, स्केल फैक्टर 6 हुआ, 36√3। इतना क्विकली आंसर को आप मार्क करोगे। हेक्सागन हम अलग से भी करेंगे, उसमें आपको एरिया डिवीजन में अलग से समझा दूंगा, बट अल्टीमेटली यहाँ आप समझ रहे हो ना कि वो वैल्यू तेजी से कैसे आएगी, ऐसे आएगी। जब आप स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज करोगे क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचेगा, आप फटाक से फाइनल आंसर मार्क करोगे और कुछ टाइम बचेगा, वो आपका आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल आया था इस साल के मेंस के एग्जाम में ही आया, देख के लोग डर गए। देखिए डरने वाला पहली बात तो सवाल नहीं है। देखिए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ जिसमें ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। और देखो जो षटभुज है वो कौन है, ये ABCDE और F ये दिया हुआ है। साथ में कह रहा है कि जो DCR है आपका, ये DCR और आपका जो DES है, DES, ये क्या कह रहा है कि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ये आपको दिया हुआ है। और APF भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी। तो आपको बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, जो थोड़ा डार्क है इसका एरिया क्या होगा। अब जरा आप अगर ध्यान से समझो तो अगर इन्होंने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो देखो आप ध्यान से, ये जो साइड होगी बराबर होगी, ठीक है। अब देखो एक हेक्सागन भी इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही तो बना होता है, एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आप अगर इस हेक्सागन को ऐसे बनाते हो, मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूं, तो हेक्सागन को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे बना सकते हो आप, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, लेकिन हमें केवल शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल काउंट करने हैं, और 1 5 6 7 और 8, टोटल 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है जिनका एरिया निकालना है। यानी इस सवाल का जो अल्टीमेट क्रक्स है वो क्या है,
आपको एरिया निकालना है 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये करना है आपको। अब देखो ध्यान से, साइड दी हुई है 6, हम जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हैं उसका साइड क्या होता है 2। जब साइड 2 होता है तो एरिया √3 होता है, पर यहां पर साइड कितनी दी हुई है 6। अगर साइड 6 दी है तो स्केल फैक्टर कितना है, 2 से 6 तक जाने में स्केल फैक्टर मेरा 3 का है, तो स्केल फैक्टर अगर 3 का है तो एरिया कितना टाइम्स होगा, वो आपका होगा 9 टाइम्स, यानी आंसर क्या हो गया 72√3। अब देखो इस सवाल का क्रक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने हैं कितने 8, तो जो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तेजी से निकाल सकता है वो आंसर फटाक से मार्क करेगा। आपको इसमें पेन उठाना नहीं था, आपको सीधा आंसर मार्क करना था, ठीक है। कि √3 तो आपको पता है स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए √3 भूल भी सकते थे कि वो √3 तो पता है स्टैंडर्ड ट्राइंगल में होता है, मुझे देखना है स्केल फैक्टर क्या होगा। तो आपको पता लग गया ना कि 8 तो आएगा बिकॉज 8 ट्राइंगल्स हैं, और साथ में यहां 3 टाइम्स तो 9 इंटू 8 72 कहां है, यहां, ये करेक्ट होगा। इतनी आसानी से क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर आप केवल स्टैंडर्ड वैल्यूज को जानते हो। और ये ऐसा नहीं है कि इस साल ही अपीयर हो रहा है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें भी आता है, क्योंकि जब भी इक्विलेटरल की बात की जाएगी या जब भी हेक्सागन की बात की जाएगी तो वहां पर वो जो भी वैल्यूज देंगे हम उसको लेके चलेंगे ही नहीं, हम अपनी वैल्यूज लेके चलेंगे, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम लोग, अपनी वैल्यूज लेके चलेंगे ना हम, उसके बाद हम करेक्ट कर लेंगे स्केल फैक्टर का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमें लेंथ एरिया में रिलेशनशिप पता है, तो हमें आपकी वैल्यू से चलने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी वैल्यू से चलेंगे और बाद में करेक्ट कर लेंगे जो तुम्हें चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि भाई मैं तो अपनी वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, बाद में तुमने जो भी वैल्यू दी है मैं सेट कर लूंगा अपने आप को उस हिसाब से। बस कितना आसान हो जाती है चीजें, मजा आ रहा होगा उम्मीद है। देखिए ये भी सवाल इस साल आया सम षटभुज का, कि ये कह रहा है कि एक गिवन फिगर है ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, तो बताना है शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। देखो क्या करना है, बहुत आसान सवाल है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो आच्छादित भाग का एरिया निकालना है वो क्या निकालना है। देखो हेक्सागन आपको पता है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको जरा ज्वाइन कर दो कॉर्नर से। यहां से जब मैंने ज्वाइन किया तो आपको पता है ये क्या होगा, ये कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहां से मिल गया शेडेड का पार्ट। अब ये निकालना है, देखो यहाँ पर जो BA और ये है O, अगर मैं इस पॉइंट को O बोलता हूं तो ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने ना, तो BAO भी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, AOF भी होगा। ऐसे करके आप इस सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दो ऐसे करके, तो आपका ये D और OC भी होता है और DEO भी होता है, FOE भी होता है, ये सारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये भाग अभी बाकी रह गया, तो आप ध्यान से देखो इस भाग का एरिया क्या होगा, ये पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का आधा है, हाफ है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जिस शेडेड रीजन के एरिया की आप बात कर रहे हो ना, वो कुल मिला के है 1.5 टाइम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये पूरा एक और ये आधा 1.5। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो अब क्वेश्चन में क्या बचा, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को तो ही तेजी से लिखना है, आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने साइड क्या दी है 12, हम तो 2 वाले को जानते हैं, 2 वाले में क्या आता है, एक √3 आता है एरिया, लेकिन यहां पर स्केल फैक्टर आपने दे दिया 6, 2 टाइम्स 6, तो 2 टाइम्स अगर आपने स्केल फैक्टर दिया तो मैंने 6 स्क्वायर यहां लिख दिया 36, 36 इंटू 1.5 क्या होता है आपका 54 होता है, हो गया आंसर। ये कौन सा षटभुज का सवाल है, ये उसी स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस्ड है, पर ना जाने लोग क्या क्या करते हैं कि इसमें भी बैठ के लग जाते हैं, हेक्सागन का कोई फॉर्मूला रट रखा है लगाने के लिए, नहीं जानना, नहीं जानना, आप बस जानो इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेक्सागन तो कुछ है ही नहीं है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक सर्टेन अरेंजमेंट में रख दो, हेक्सागन बन जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आती हैं, तो हेक्सागन में जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो मैं आसानी से पहले विजुअली देखूंगा कि कितना एरिया है, मार्क कर दूंगा आंसर। और ये √3 भी देखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल में √3 आता ही आता है, हटा दिया √3, मुझे सिर्फ देखना है कि यहां पर क्या आएगा, 1.5 टाइम्स 36 हो गया आंसर। तो इसका अगेन सोल क्या है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता करना, और वो तो हम स्टैंडर्ड से ऐसे इतना तेज निकालते हैं कि जितना तेज कोई निकाल ही नहीं सकता। तो बस ऐसे ही आपको मैं बनाऊंगा ऑसम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि CGL 2017 मेंस में आया था। इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्टैंडर्ड वैल्यू जानना है, बस ये सारे सवाल ऐसे ही हो जाते हैं। ABCD का रेगुलर हेक्सागन है, साइड 12 दिया हुआ है, साइड 12 का मतलब समझ में आ गया ना, स्केल फैक्टर कितना है 6। PQR कह रहा है कि मिड पॉइंट है साइड ABCD और EF के, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। सम षटभुज दिया हुआ है, अल्टरनेट साइड्स में आपने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, ज्वाइन कर दिया, अब आपको बताना है इसका एरिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इसकी साइड पता करनी है ना बस, और तो कुछ नहीं करना है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है, आपको मालूम है कि नहीं, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये वैल्यू होती है इसका डबल ही आता है, ठीक है। कैसे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इस पॉइंट को आप सेंटर पे ज्वाइन कर दो,
सेंटर को जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ना। तो ये अगर साइड आपने बोल दिया कुछ भी, लेट से आपने बोल दिया कि ये साइड है 12, तो ये साइड अगर 12 है तो ये क्या होगा, डबल ऑफ 12, इसको आप बोलोगे कितना, 24। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आपकी है, ये मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है, तो ये स्ट्रक्चर जो है EFDC, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में जो ये नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं उसके अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो ये लेंथ मिलती है ये इन दोनों का एवरेज होती है, ठीक है, मीन होता है। तो ये 24, 12, 36/2 ये कितना हो गया, 18। ये वैल्यू कितनी आ गई, 18। यानी जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है ना उसकी साइड कितनी है, 18, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये PRQ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है सर, आपको पता है कि आपने अल्टरनेट साइड्स का मिड पॉइंट लिया है, और सम षटभुज जो होता है, जो रेगुलर हेक्सागन होता है, वो एक सिमेट्रिक फिगर है, और आपने अल्टरनेट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। तो जो ट्रायंगल में तीनों साइड्स बना रही है ना, इनका बराबर होना इनकी मजबूरी है। सिमेट्रिक है तो आपका RQ और QP डिफरेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका हेक्सागन भी एक सिमेट्रिक फिगर है और आपने अल्टरनेट साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन किए हैं, समझ रहे हो। तो अल्टरनेट साइड के मिड पॉइंट को इसको ज्वाइन करने पे, इसको ज्वाइन करने पे कोई फर्क नहीं है, वो बराबर ही होना है। तो जैसे मुझे ये 18 मिला, मुझे अब क्या करना है, एरिया तो निकालना है। कितना आसान है आप बताओ, साइड 2 होती है तो √3 आता है, यहाँ 18 है, 9 टाइम्स 9 का क्या हुआ, 81 टाइम्स √3। इतना आसान है, देखो देखा और मार्क किया। जैसे इसका साइड निकला मुझे 18, 2 वाले का √3 होता है, स्केल फैक्टर 9 है यहाँ पर फॉर दिस ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाले ट्राइंगल का स्केल फैक्टर क्या है, इस वाले ट्राइंगल के लिए स्केल फैक्टर 9 है, जो हम स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हैं 2 वाले साइड का। यहाँ पर उसका साइड 18 आ रहा है, तो अगर 18 आ रहा है तो स्केल फैक्टर 9 हुआ, और 9 हुआ तो 81 √3 आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी CGL 2017 मेंस का आया हुआ सवाल है, जिन्हें हिंदी में नहीं लिखा हुआ मैं हिंदी में समझा दूंगा। इस सवाल ने लोगों को बहुत परेशान किया। अभी आप समझोगे कि क्यों स्टैंडर्ड ट्राइंगल की वैल्यू जानने से आपका जीवन इतना सरल है। ये कह रहा है कि एक सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, उसका जो एरिया है वो एरिया ऑफ स्क्वायर एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी सम षटभुज का जो क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको बताना है रेशियो ऑफ पेरीमीटर, परिमाप का रेशियो बताना है रेगुलर हेक्सागन का स्क्वायर से। रेगुलर हेक्सागन का स्क्वायर से परिमाप का रेशियो बताना है। अब देखो ध्यान से, मैं जरा एक बार रेगुलर हेक्सागन के बारे में सोचता हूँ। आप पता है जब रेगुलर हेक्सागन देखा करो ना, तो ये देखा करो कि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो मैं क्या कहूँगा, आप क्या करोगे ना, आप ना वही स्टैंडर्ड जो वैल्यू मुझे मालूम है मैं उससे शुरू करूँगा, साइड 2 से। अगर मैं साइड 2 से शुरू करता हूँ तो आपको पता है एक ट्रायंगल का एरिया √3 होता है, तो पूरे हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा, 6 √3। ये एरिया आपने बोला कि एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। आपको पता है अगर स्क्वायर के एरिया की मैं बात करूँ तो वो तो A² होगा। तो अगर मैं एक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ जिसमें एरिया आपका जो है 6 √3 के बराबर है, क्योंकि इसका टोटल एरिया 6 √3 आया। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अल्टीमेटली आपको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है रेगुलर हेक्सागन का। तो पेरीमीटर में आपको पता है जैसे ही आपने साइड 2 मानी, आपको पेरीमीटर हेक्सागन का पता है कितना, कि वो होने वाला है 12। ये बेहतरी होती है। देखो वो जब A² के टर्म में चीजें लिखते हो ना तो ये समझ में नहीं आता है। अल्टीमेटली आंसर तो वैल्यू में चाहिए ना। तो मुझे पता है जब मैंने साइड 2 माना, 6 साइड्स होती है ना इसमें, तो 6 × 12 इसका पेरीमीटर होगा। देखो पहली वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली लिख दी है, दूसरी कितनी आसानी से आएगी। देखो A² आपको पता है, अब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप। जब इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपको इसकी साइड मिलेगी, वो होगी √6 √3। ऐसे करके आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ। तो अब इसका अगर पेरीमीटर आप लिखने जाओगे तो ये क्या होगा, ये होगा 4 टाइम्स √6 √3। ऐसे करके आपने लिख दिया। आपको पता है ये 4 से कैंसिल होकर यहाँ तो मुझे 3 मिलने वाला है। लेकिन आप देखो कि डायरेक्टली आंसर इस फॉर्म में कहीं नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली इस आंसर में फॉर्म नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये आंसर मुझे कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो अब जरा आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये जो वैल्यू दी है, ये जो वैल्यू दी है, अब अगर आप √6 √3 से मल्टीप्लाई कर दो इस पर्टिकुलर वैल्यू को, आप जरा ध्यान देना कि मैं इस वैल्यू को अगर √6 × √3 से, या आप ऐसे कर लो कि ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, मैं कोशिश क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसी वैल्यू से, सेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे √6 √3 का टर्म पहले आ जाएगा, जो कि 3 ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है, 3 ऑप्शंस में दिख रहा है। तो अगर आप वो चीज़ ट्राई करोगे कि मैंने √6 × √3 से ऐसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो आपको पता है राइट साइड में क्या हो जाएगा, आपके राइट साइड में ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी हट जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, √6 × √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो।
तो ये अंदर कॉमन आके ये 6√3 बाहर दे देगा आपको। तो अगर आपको यहाँ से 6√3 बाहर मिल गया, अगर आपको यहाँ से 6√3 बाहर मिल गया तो आप जरा देखना, ये 3 से कैंसिल करोगे आप, यहाँ 2 बनेगा और ये आपकी वैल्यू मिल रही है √6√3 और यहाँ पर आपको मिल रहा है 2√3। समझ में आ रहा है कितनी आसानी से ये चीज़ हो गई, बिना किसी समस्या के हम आसानी से इसको कर पाए, है ना। तो देखिए अगेन मैं आपको एक बात यही बोल रहा हूं कि आपको करना क्या होता है ना, आपको बस सिंपली एक ऐसी चीज रियलाइज करनी है कि जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करोगे कि एरिया बराबर करोगे और आपने फॉर्मूला रखा यहां पर ए के टर्म्स में, आपको पता है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी इस क्वेश्चन में। आप शायद इस क्वेश्चन में बहुत समय बर्बाद करके आंसर निकाल पाओगे। लेकिन जब हम रेगुलर हेक्सागन को इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पहले से मालूम है, ये साइड 2√3, तो पता है जो पहली वैल्यू मुझे परिमाप लिखनी थी वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दी कि ये 12 होगा। यहां पर भी मुझे तुरंत पता लग गया, इसका एरिया भी मुझे मालूम है, मतलब मुझे कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ रहा है, ये भी मुझे पता लग गया। 4 टाइम्स ये कर दिया, ये आ गया, फिर हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 और यहाँ 3 आ गया, फिर हमने √6√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 6√3 बना और फिर यहाँ 3 से ये कैंसिल हुआ तो ये 2 बना और आपका आंसर ये आ गया डी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और भी देखिए, अभी मैं ऑप्शंस को लेके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मेरा पर्पस है आपको स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल समझाना, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ कि देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल सकता है अगर आप रेगुलर वैल्यूज की यूज करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज का इस्तेमाल करोगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी आया इसी साल मेंस में, ठीक है। कह रहा है कि PQRST एक वही समषटभुज है जिसका साइड गया है 12 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, अल्टीमेटली स्टैंडर्ड वैल्यूज से डायरेक्ट हो जाएंगे। आप देखो और मार्क करो, आपको ड्रॉ भी नहीं करना कुछ भी। कह रहा है इसका ट्राइंगल का एरिया बता दो, इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ओरली कैसे हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे, इस ट्राइंगल को जो इन्होंने बनाया हुआ है, मैं इस सेंटर को लेके इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं, आपको पता है क्या होगा, ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, आपको पता है कि ये अगर पूरे हेक्सागन को देखें तो PUOQ, POUQ और आपका UTSO, RSOQ, ये 3 जो है आपके 3 रोम्बस बनते हैं, 3 इक्वल डिवीजन है, 3 इक्वल डिवीजन ऑफ हेक्सागन। फिर उसको फिर आपने फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये 1 1 1 1 1 1, यानी सिंपली ये जो ट्राइंगल आपने बनाया है ना QUS या SQU, इसका एरिया देखो आप ध्यान से 3 आउट ऑफ 6, आधा है, हेक्सागन के एरिया का हाफ है। मुझे हेक्सागन का एरिया निकाल के आधा कर देना है। आपको पता है हेक्सागन का एरिया आपको निकालना है तो आपको पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिखना पड़ेगा। आपको पता है √3 होता है किसका, जो हम ट्रायंगल जानते हैं जिसका साइड 2 होता है। हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं, साथ में यहाँ साइड 12 है, स्केल फैक्टर 2 से 12 कितना है, 6 का स्केल फैक्टर है, तो 36 टाइम्स हो गया। लेकिन मुझे ये आंसर नहीं लगाना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो मतलब हाफ करना है इसको, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ओवरऑल हेक्सागन। तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप खुद ही देख लो, यहाँ पर 3 बना, 36 टाइम 3 आपका देगा 108√3। कितने आसान सवाल हैं यार, लेकिन वही आप जब बार बार वो फॉर्मूला लगाने के चक्कर में पढ़ते हो ना तो जीवन मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपका जीवन जटिल से सरल कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आपको मालूम है, देखिए सवाल कितनी आसानी से हो रहे हैं और आपको कलम भी नहीं उठानी पड़ेगी। देखा और लगाया। अगला सवाल देखते हैं। देखो अब यहाँ पर ये जो सवाल है ना 2017 मेंस का है, ये 3D मेंसुरेशन का है। इसको आप क्लासीफाई करते हो 3D मेंसुरेशन में, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो अंडरलाइंग लॉजिक है वो किस पे बेस्ड है, वो किस पे बेस्ड है वो समझो। इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्टैंडर्ड वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने कहा कि एक हेक्सागोनल बेस है और वो भी रेगुलर, मतलब जो एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता है, तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर भी हेक्सागन ही बनेगा, आपका ऊपर भी हेक्सागन ही बनेगा। तो मैं ज़रा बना दूँ आपको, थोड़ा ये प्रिज्म स्ट्रक्चर समझा दूँ, बाद में बात करेंगे प्रिज्म होता क्या है एग्जैक्टली। बट मुझे उम्मीद है कि इतना आपको पहले से थोड़ा बहुत आता होगा कि जैसा बेस वैसा टॉप, ये होता है प्रिज्म स्ट्रक्चर, राइट। तो इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आगे जाके यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा होता है आपका प्रिज्म स्ट्रक्चर। तो देखो जब हेक्सागोनल बेस की बात किया तो जब हम प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो ये टॉप एरिया और बॉटम एरिया जो क्या है हेक्सागन के एरिया, और इसके अलावा इसमें देखो 6 फेसेस मिलेंगे बिल्कुल सेम एक तरह। मैं इसको अलग से इस फेस को एक फेस बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊंगा तो एक फेस आप अलग से निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये आपकी हेक्सागन की साइड होगी जो आपको दिया हुआ है 4, और ये वैल्यू क्या होगी हाइट जो दिया है 8। ऐसी कितनी स्ट्रिप्स होंगी 6 स्ट्रिप्स,
तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, जो इसका इस एक स्ट्रिप को 6 गुना कर दो तो वो कर्व्ड सरफेस का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को खैर करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो 2 कंपोनेंट बनेंगे। देखो जब हम हेक्सागन की बात करेंगे, चूंकि साइड इसका 4 दिया हुआ है, स्केल फैक्टर क्या होगा, इंटीजर होगा। स्केल फैक्टर अगर इंटीजर है तो हेक्सागन के एरिया में एक √3 का टर्म जरूर आएगा, क्योंकि हेक्सागन बनता है इक्विलल ट्राइंगल से। इक्विलल ट्राइंगल में अगर एरिया लिखते हैं तो √3 आता है स्टैंडर्ड का, और यहां पर जो स्केल फैक्टर है वो भी इंटीजर है, 2 से 4 हुआ ना, 2 स्केल फैक्टर है, तो √3 का टर्म रहेगा। तो टॉप और बॉटम जो हेक्सागन है उसमें √3 का टर्म आएगा, साथ में ये जो स्ट्रिप्स हैं इसमें रूट का टर्म्स नहीं आएगा। तो अगर ऑप्शन हम ध्यान से देखें तो या तो हम सिंपली रूट का टर्म देख लें कि कितना है, जिस कॉफिशिएंट में √3 का टर्म मैच कर रहा है वो सही होगा, अगर 2 में सेम नहीं है तो। या फिर हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालें, जैसे एक स्ट्रिप का एरिया देखो यहाँ पर 8 × 4 32 आ गया, 32 × 6 जो होगा टोटल 6 स्ट्रिप्स का एरिया होगा। तो देख लो यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ बन रही है आपकी, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यूज आपकी करेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। दोनों तरीके करने के, बट मेरा फोकस अभी हेक्सागन पे है, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे आप इसका एरिया क्विकली लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हेक्सागन का जब एरिया लिखना है तो आपको पता है साइड 4 है, अगर साइड 2 होती तो आप कहते हैं एरिया होता 6√3। एक ट्राइंगल का एरिया मालूम है √3 होता है, 6 ट्राइंगल होते हैं, हेक्सागन में 6√3 होता, पर टॉप और बॉटम एक ही तरह है तो ये 2 × 6√3 हुआ। लेकिन यहाँ स्केल फैक्टर कितना है, 2 का है। स्केल फैक्टर अगर 2 का होता है तो एरिया कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो ये एरिया हो गया टॉप और बॉटम का एरिया, ठीक है। आप देखो 6 दूनी 12 और 4 48, 48√3 आया। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें √3 के साथ 48 आ रहा है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। पर अगर आप टोटल सरफेस एरिया भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप। मान लिया ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें ऑप्शन नहीं रिजेक्ट कर पाते, 2 ऑप्शन में ऐसा बन रहा होता, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि फिर आप 6 × 32 लिख के देख लेते, है ना, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा ना, 6 × 32। तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, ये वैल्यू जो आपकी दी हुई है ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 + 12 192 आ रहा है, और 48 × 4 भी 192 आ रहा है, तो ये टोटल वैल्यू आपकी करेक्ट हो जाती। पर इस क्वेश्चन में भी जो देखिए, जब भी 3D फिगर की बात करते हैं तो 3D मेंसुरेशन में क्या होता है, बेस होता है, और बेस का शेप क्या होता है, 2D फिगर्स हो सकते हैं, जैसे आपका ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलर ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका यहाँ पर हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन का मतलब क्या हुआ, इक्विलर ट्राइंगल। आसानी से कर लोगे, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, आपका डर खत्म हो रहा होगा ना, कि वो जो डर रहता है बार बार, जो अक्सर इतना टाइम बर्बाद करते हो आप वैल्यूज को लिखने में, जो कि करना ही नहीं होता, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया, आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी CGL 17 मेंस का सवाल है। देखो इन्होंने क्या कहा कि एक प्रिज्म है, रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, यानी बेस जो उसका है समषट्भुजकार है, जिसका साइड 6 दिया है। हंसी आ रही है, आनी चाहिए। फिर कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया दिया है 216√3, बताना है हाइट क्या है। देखो पिछला जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है उसकी ज़रूरत है। टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज़ें आती हैं, देखो 6 स्ट्रिप्स का एरिया आता है, जो होते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, जिसमें जो साइड होता है वो क्या होता है, जो है हेक्सागन का साइड होता है, और यहाँ पर होता है आपका हाइट, ठीक है। तो ये तो ऐसे आते हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बनाते हैं, 6 ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं। बेस क्या होता है, हेक्सागन होता है, और टॉप क्या होता है प्रिज्म में, वो भी हेक्सागन है, यहाँ दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इस क्वेश्चन को ओरली करना है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। साइड दी है 6, आप कहोगे कि देखो अगर साइड मैंने 2 ले लिया होता तो बेस का एरिया होता 6√3, ठीक है, 6√3, क्योंकि साइड अगर मैंने 2 लिया होता, स्टैंडर्ड की बात करते तो √3 एरिया होता, 6 इक्वल ट्राइंगल सा 6√3 होता। पर यहाँ पर देखो टॉप भी है, टॉप और बॉटम को मिला के 12√3 बनता। अब स्केल फैक्टर को भी मैं वापस ला रहा हूँ, यहाँ साइड 6 दी हुई है, तो स्केल फैक्टर कितना हो गया आपका, 3 टाइम्स अगर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। ये एरिया हो गया टॉप और बॉटम का मिला के। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो ना तो कितना आ रहा है, देखिए ये आपकी वैल्यू हो गई 9 × 2 = 18 टाइम्स 6 यहाँ पर बना, जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया है। तो जो आपका स्केल फैक्टर है ना, स्केल फैक्टर आपका 3 है, तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू मेरे सामने यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये हो गया 6√3 × 2, क्योंकि यह टॉप और बॉटम लिया, और साथ में ये 9 आ गया, ठीक है। तो अब इसका जब आपने प्रोडक्ट निकाला, तो ये आपका बन गया 108√3, ये था टॉप और बॉटम। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम अगर हम घटा देंगे, देखो यहाँ पर 216√3 टोटल एरिया है,
जो बेस और टॉप हमने जल्दी से जब निकाला, जब आप स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करोगे तो ये तुरंत निकल जाएगा, और जब ये तुरंत निकल गया तो मुझे पता लग गया कि ये स्ट्रिप का जो 6 स्ट्रिप्स है उनका एरिया टोटल क्या है, रिमेनिंग एरिया 108√3, ये भी 108√3, ये भी 108√3 होगा, तभी 216√3 होगा। 6 स्ट्रिप्स का अगर 108√3 है तो मैं कहूँगा एक स्ट्रिप का क्या होगा, आप कहोगे इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 18, तो यानी ये वैल्यू जो आई वो 18√3 आई। आप मुझे बताओ कि एक रेक्टेंगल में अगर एक साइड 6 है और एरिया 18√3 है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3√3। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? कितना आसान क्वेश्चन था। सवाल अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्विकली टॉप और बॉटम का एरिया माइनस करना है, जो बचेगा वो 6 स्ट्रिप्स का एरिया होगा, और वो रेक्टेंगल है तो आसानी से आंसर निकल आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यूज का इस्तेमाल करके ये आंसर भी बहुत आसानी से हो रहा है, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन देखा, स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में सोचा। ओरली ये सवाल होंगे, ओरली, पेन नहीं उठाना आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, CGL 2017 मीन्स में ये सवाल आया, ठीक है। कई लोग ये कह रहे हैं कि वह बार बार वही सवाल मीन्स वाले क्यों करा रहे हो सर जी। इस सीरीज का फोकस क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना। अब अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए जो भी सवाल मुझे सही लगेंगे वो मैं आपको कराऊंगा। अब वो सवाल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। जब मेंस का पेपर कराया तो आपने बोला कि स्टैंडर्ड वैल्यूज समझ में नहीं आ रही हैं, आपने बहुत तेज करा दिया, तो अब मैं उस स्टैंडर्ड वैल्यूज को फिर से समझा के और आपको इन क्वेश्चंस में और क्लैरिटी दे रहा हूँ। इससे आपका ये जो तरीका है ये पक्का हो जाएगा, आपको 100% समझ में आएगा। फिर क्या है, फिर तो कोई भी सवाल होगा लगा लेंगे ना उसमें, तो बाद में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी होंगी वहां भी ये क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। कह रहा है जो प्रिज्म का आधार है, बेस है, उसका जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मुस्कुराओ, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे, हेक्सागन देखे तो मुस्कुराओ, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बेस दे दिया इन्होंने। कह रहा है पेरीमीटर जो बेस का है वो 18 दिया हुआ है और हाइट जो है वो 20 दी हुई है, वॉल्यूम निकाल दो। देखिए प्रिज्म स्ट्रक्चर जो भी होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस एरिया, ठीक है, इनटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम निकालने गए तो अल्टीमेटली देखो ये सवाल आप बोल देते हो कि ये 3D मेंसुरेशन का सवाल है, ये 3D मेंसुरेशन का सवाल नहीं है सर। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये 20 हो गया, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, मुझे बेस एरिया चाहिए, ठीक है। अब बेस एरिया क्या है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। सर जी ये सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू से। कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू से, जल्दी करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर पेरीमीटर इन्होंने दिया है 18, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, पेरीमीटर 18 दिया ना। मैं जानता हूँ मेरा जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ना, जिसमें साइड 2 होती है, उसका पेरीमीटर 6 होता है, वो पेरीमीटर मुझे पता है पहले से ही, तो 6 पेरीमीटर होता है। यहाँ आपने दे दिया कि नहीं पेरीमीटर 18 है, तो स्केल फैक्टर कितना हो गया, 3। स्केल फैक्टर अगर आपका 3 हो गया तो एरिया कितना गुना होगा, 9 गुना होगा, तो 9√3 तो ऐसे एरिया होगा, ये बेस एरिया, क्योंकि 3 टाइम्स स्केल फैक्टर दिया आपने, तो एरिया √3 मैं जानता हूँ, 9 से गुणा कर दूंगा, 9√3 आएगा। अब हाइट से मल्टीप्लाई तो करना है, 180√3 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 3D मेंसुरेशन का सवाल आपको लग रहा है, ये कहाँ है 3D मेंसुरेशन का सवाल, ये तो सिंपल सा बेस एरिया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू हाइट, मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। क्यों परेशान रहते हो आप इतना जीवन में, सरल बना रहा हूँ आपका जीवन, तो उसको एंजॉय करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी मीन्स का सवाल है, समझाता हूँ कि अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम है, मैं इसको और धीरे समझाऊंगा। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है तो आपको मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि आपका जीवन कितना सरल है। और क्यों नहीं पढ़ते आप ये लोग, क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को, ठीक है। तो अपने आप को मत कोसिए, किसी और को मत कोसिए, बस सिर्फ समझिए, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि एक प्रिज्म दिया है जिसका आधार एक समषटभुज है। कोई समस्या नहीं है, जब भी समषटभुज दिखता है तो हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराइए। भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, देखो 12 स्केल फैक्टर भी पता है, 6 है। प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो ऊंचाई, यूज कर लेंगे। फिर कह रहे हैं इसे 2 लंबवत कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है। 2 परपेंडिकुलर यहाँ पर कट्स लगाए गए, जिसकी वजह से ये 4 बराबर भागों में बट गया, 4 इक्वल पार्ट्स में बट गया। आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इन 4 पार्ट्स का, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इन 4 पार्ट्स का। अब देखिए इस सवाल ने लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा समझदारी, चीज़ों को कठिन की नज़रों से ना देखना। वो जो हार्ड क्वेश्चन आप लोग बोलते रहते हो ना, वही समस्या खड़ी कर देता है। चीज़ों को बस देखना, जैसे है वैसे देखना है, क्यों परेशान हो कि क्या है ये। देखो इसको जो भी दिया हुआ है मैं आपको समझाता हूँ कितना आसान है अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हो। हेक्सागन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। अब सर जी देखो इन्होंने काट पीट जो मचाई है, मैं जो भी एक पार्ट है ना, आपको ये समझ में आ रहा है कि 4 बराबर भागों में इसको बांट दिया गया है। तो अगर इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया है
तो अगर मैं इस एक पार्ट का एरिया निकाल दूं, इस एक पार्ट का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो उसको 4 गुना ही तो करना है, 4 गुना कर दूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसमें जो जो परेशानी हुई मैं आपको समझाता हूं। इसमें सिर्फ एक चीज़ के ज्ञान की ज़रूरत है और वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है आपको। देखो 2 2 2 और ये वैल्यू आपको बताई थी मैंने, अल्टीट्यूड होता है √3, एरिया आपको पता ही है √3, सब कुछ मालूम है आपको। उसी की शुरुआत करेंगे। यहाँ देखो साइड दी है 12, जब साइड 12 दी हुई है तो अब जरा ध्यान से समझना। साइड अगर 12 दी है तो मैं पहले अगर मैं 2 2 लेके चलूँ तो देखो ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या होगी, ये साइड के बराबर होगी। मैं इस करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को देख रहा हूँ। ये जो वैल्यू है ये क्या है, हाफ ऑफ द साइड, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब जरा इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। देखो इस पॉइंट को अगर यहाँ और यहाँ से ज्वाइन कर दो तो ये वैल्यू अल्टीट्यूड के बराबर है। जब साइड 2 है तो आपको पता है अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है √3। तो देखो ये भी मैंने लिख दिया √3। अब मुझे पता करना है ये वैल्यू क्या होगी। देखो सेंटर से जब आपने ज्वाइन किया, जरा ध्यान से देखो, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है ना, तो ये क्या होगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2। यही लोग नहीं लिख पाए एग्जाम में, क्योंकि ये लिख लेते तो सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं था। यही जल्दी लिखना है। तो देखो स्टैंडर्ड ट्रायंगल कितना मदद करता है आपकी, क्योंकि एग्जाम में तो वैल्यूज अलग अलग आएंगी, बार बार सोचते रहेंगे कि क्या होगा ना, स्टैंडर्ड वैल्यू से शुरू करेंगे, जो मालूम है फटाफट उसको लिख देंगे, बाद में स्केल फैक्टर लगा देंगे। अब हम लाते हैं स्केल फैक्टर वापस। स्केल फैक्टर का मतलब क्या है, सारे लेंथ कंपोनेंट 6 गुने हैं। देखो 2 नहीं है 12 है, 6 टाइम्स है, तो मैं सारे लेंथ कंपोनेंट को 6 टाइम्स करने जा रहा हूं। देखो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 6√3। तो ये एक पार्ट हो गया। अब इसी एक पार्ट का टोटल एरिया मुझे लिखना है, तो परेशानी नहीं लेनी है आपको। देखो पहली बात कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रिज्म का है, तो प्रिज्म स्ट्रक्चर जब बात की जाती है तो मैंने बेस निकाल लिया, इस बेस को निकाल लिया। प्रिज्म में ऐसा ही टॉप और ऐसा ही बॉटम होगा। प्रिज्म स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है ना, जैसा टॉप वैसा बॉटम। तो मुझे इस बॉटम का एरिया निकाल लेना है, इसका डबल कर देना है, तो वो मुझे मिल जाएगा टॉप और बॉटम का एरिया। फिर क्या बचेगा, फिर बचेंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, और वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स जो है उनके डायमेंशन जो है वो यहां से हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मैं जरा ध्यान से समझाता हूं और आप आराम से लिखोगे। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि जरा उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हमें मिलने वाली हैं। देखो जो अगर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देखोगे ना, तो ये मिलेगा, एक साइड होगी जिसकी 12, ये 12 होगी, और इसकी हाइट दी हुई है आपको कितना 24, तो 12/24 एक मिलेगा। ये देखो स्ट्रिप, ये भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगी, ये भी मिलेगा 12/24 का, क्योंकि ये 12 है, हाइट 24 है 24, तो ऊपर विजुलाइज करो, इसके ऊपर निकलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो उसकी हाइट होगी 24, तो 12/24 की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और मिलेगी। फिर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगी आपको 6/24 की, 6/24 की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगी। फिर एक 6√3/24 की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगी। ठीक है, या फिर अगर आपको ध्यान हो कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट लिखते थे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो 6 स्ट्रिप जिनको मैं बोल रहा हूँ, या 4 स्ट्रिप्स जो मिल रही हैं। तो देखो अब क्या होगा, ये 12 + 12 + 6, आप बेस पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक एक स्ट्रिप निकाल लो, बात एक ही है, एक ही चीज़ आएगी। तो ये 24 और 6 कितना हो गया 30, तो 30 + 6√3 ये हो गया बेस पेरीमीटर। ठीक है, और इनटू हाइट जो कि आपको दी हुई है 24, ये मैंने लिख दिया। जब मैंने ये लिख दिया तो आपको मिल चुका है ये इसका प्रिज्म का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आने वाला है वो। ठीक है, प्लस आपको पता है इसका टॉप और बॉटम एरिया लिखना है। तो ये देखो कितना मुश्किल है आपके लिए, ज़रा समझाता हूँ, ये बहुत आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला तो एक पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये वाला जो है ना, ये आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि अगर इसको हम मिला लें तो ये 1.5 इक्विलेटरल ट्रायंगल हुए, 1.5 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके बनने वाले हैं। इतना दिमाग लगाना ही नहीं था। देखो कैसे भैया, हेक्सागन को ना अगर आपने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो अब देखिए इसमें अब हमें क्या करना है, हमें बेस एरिया जोड़ना है भाई। तो बेस एरिया हमें जोड़ना है, तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो पूरा एरिया है ये क्या है। अगर आप पूरे हेक्सागन के एरिया को देखो, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया होगा 1/4 ऑफ हेक्सागन का एरिया। अब अगर साइड 2 होता है तो हेक्सागन का एरिया क्या होता है सर, 6√3, उसको आपको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांट देना है, तो ये हो जाएगा 1.5√3। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो कि जैसा ये वैल्यू आपके सामने आया 1.5√3, आपको पता है आप स्केल फैक्टर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर साइड दी है 12, 2 नहीं दी है। स्केल फैक्टर कितना हुआ 6 अगर स्केल फैक्टर हुआ तो ये एरिया कितना गुना होगा 36 टाइम्स।
तो इसेंशियली इस पार्ट का जो एरिया होगा, जो बेस एरिया हम लिखना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा 36 टाइम्स 1.5√3, जिसको आप बोलते हो 54√3, 54√3। लेकिन आपको पता है प्रिज्म स्ट्रक्चर में जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है, तो टॉप और बॉटम दोनों का एरिया अगर आप जोड़ोगे तो इसका डबल हो जाएगा, यानी ये बनेगा 108√3। आपको पता है क्या है, ये एक स्ट्रिप का पूरा एरिया मैंने लिख दिया। इसमें देखिए पहली बात, जब हमने स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया तो दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि जब एक स्ट्रिप को हम बाहर निकालते हैं तो उसकी जो डायमेंशंस हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज को इक्विलेटरल ट्रायंगल को यूज करके हमने फटाफट लिखा, उसमें हमें समय नहीं लगा। जब उसमें हमें समय नहीं लगा तो फिर क्या है, फिर टॉप और बॉटम इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हो गया। हेक्सागन को इक्विलेटरल ट्रायंगल के तरीके से अंडरस्टैंड करके फटाफट स्केल फैक्टर यूज करके हमने लिख दिया, और जो बाकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उनका एरिया यहाँ लिख दिया। अब ऐसी 4 स्ट्रिप्स हैं तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू तो आ गई आपकी 30 × 24, जो कि हो गई 720, प्लस 6 टाइम्स 24 आपकी कितनी हो गई 144√3, और ये 108√3, ये मिला के हो गए 252√3। इसको क्या करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। कौन सा आंसर सही है, दूसरा। 720 × 4 आप लोगे 2880 आ जाएगा, 252 × 4 अगर आप निकालने गए तो आपको मिलेगा 1008√3। और ऐसे ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। तो देखिए होता क्या है कि क्वेश्चंस में कई बार आप ना इन डायमेंशंस को लिख ही नहीं पाते हो। इसको आपने कैटेगराइज कर दिया है कटिंग बेस्ड क्वेश्चन, कटिंग बेस्ड क्वेश्चन, लगे पड़े हो कटिंग बेस्ड क्वेश्चन लगाने में। पर जब तक आप इन डायमेंशंस को क्विकली नहीं लिख सकते हो, आपका सवाल आसानी से नहीं आने वाला। रट लो कटिंग के फॉर्मूले, ठीक है। कितने फॉर्मूले रटोगे, अलग अलग कटिंग में अलग अलग फॉर्मूले, यही रटते रहोगे। अरे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ही तो करना है, क्यों रटेंगे कोई फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटना है कटिंग वटिंग वाले क्वेश्चन में। कटिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक पार्ट को विजुअलाइज करना है, उसके डायमेंशन को लिख के आंसर निकाल देना है। तो क्यों परेशान हो इतना, टेंशन मत लो। स्टैंडर्ड वैल्यूज को आप मास्टर करो, मैं आपको बता रहा हूं आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके जो बहुत वाइडर एप्लीकेशन हैं। आप पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो। इन दोनों लेसन्स का पर्पज यही था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं मैं दिखा पाऊं कि इनके कितने वाइडर एप्लीकेशंस हैं और कितने इनके फायदे हैं, इनको जानना क्यों इतना जरूरी है। और अगर आप ये चीज समझते हो, आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगी, और आपको कुछ रटना नहीं है, सब कुछ बस खाली समझना है, ठीक है। रिएक्शन अगर बेहतर होगा, कैलकुलेशन अपने आप बेहतर हो जाएगी। अगर आप वैल्यूज को रिकॉल कर पाते हो, उनको सही जगह पर यूज कर पाते हो, क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, ऐसे आराम से निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया होगा तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट होते हैं उतना ही मोटिवेशन हमें मिलता है आपके लिए कुछ और करने के लिए। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, आप अपना काम करिए, इसको शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस सीरीज़ को फॉलो करें। उनका पूरा जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, और आपका कहते हैं ना कि जो डिपेंडेंसी है फॉर्मूलों पे वो कम होगी, और आप अपनी एबिलिटी पे ज़्यादा रिलाई करोगे और आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।